चलिए साथियों, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत। सेट नंबर 5 सॉल्व करना है आज, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। एक बार मैं मौका दे रहा हूं, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। सेट नंबर 5 सॉल्व करना है आज, ठीक है। सभी लोग चलिए, सोनू जी आ गए हैं, बाकी और 5 लोग जुड़ गए हैं। चलिए तो भैया, पहला प्रश्न हम लोग का क्या देखते हैं। दिया है आदिर वाराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो यह जो सेट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा। एसआई, पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, पेट, बीपीएससी, टीआरई 4, टीजीटी, पीएचडी और लेखपाल पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, लेखपाल, एडीओ सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जीडी, एसएससी के लिए सभी के लिए होगा, रेलवे के लिए भी होगा। समान ज्ञान की ये अद्भुत सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देर न करते हैं और पहले प्रश्न में हम लोग आते हैं भैया। चलिए 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 दिया है आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। भोज, महेंद्रपाल प्रथम, धर्मपाल, ध्रुव। चलिए आंसर दीजिएगा सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड लाइफ, गुड इवनिंग। सोनू जी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए चलिए भैया, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए गुड इवनिंग, नेहा जी गुड इवनिंग। चलिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए। चलिए भैया, 1 का क्या सही होगा, उत्तर दीजिए। कोई उत्तर की शुरुआत करे। आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। चलिए गुड इवनिंग काजल कुमारी, गुड इवनिंग। बाकी लोग छठ मना रहे हैं और बाकी लोग नवरात्रि मना रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म ही पूजा है, ठीक है। और कर्म सबसे बड़ा है। चलिए चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आदिर वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। भोज ने, ठीक है। किस शासक ने, तो भोज ने। करा कि मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए 1 का बी नहीं होगा, 1 का ए सही होगा ना। चलिए 2 का बताइए भैया, 2 का आंसर बताइए। मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। सेट नंबर 5 है, ये ध्यान रखिएगा। सेट नंबर 5 है, सेट नंबर 5 जो आपको शुक्रवार को दिया गया था। सेट नंबर 5, ठीक है। सेट नंबर 5 हम सॉल्व करा रहे हैं, जो आपको क्लास में शुक्रवार को दिया गया था। सेट नंबर 5, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का बताइए आंसर। मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आपका उत्तर नहीं आ रहा है तो हम ही दे रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दोस्तों कितने शासक थे, सर्वाधिक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम रख था, बलबन जो था क्रूर प्रवृत्ति का था, रक्त पिपासु इसको बोलते थे, इसलिए इसके दरबार में लोग टिकते नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद का आता रह गया, इसलिए इसके दरबार में लोग नहीं टिके, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते थे इसकी शासन प्रणाली से। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो भी शासन काल दिया वो अस्थाई शासन काल दिया, जिसके वजह से इसके दरबार में क्या थे, सर्वाधिक गुलाम थे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है।
बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह फर्रुखियर, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह फर्रुखियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह फर्रुखियर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह फर्रुखियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। बताइए तीसरे का आंसर दीजिए आप लोग, तीसरे का आंसर बताइए। गुड लाइफ, गुड इवनिंग रितिका जी, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, जल्दी से तीसरे का आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो हम आंसर आपका दे देते हैं भैया। चलिए जहां ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है, तो सही क्रम में कौन है, तो जहांदार शाह, फर्रुखियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय, यह सही क्रम है आपका। यह क्रम क्या है, तो यही क्रम आपका क्या है, तो सही है, यही क्रम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते भैया। नेक्स्ट प्रश्न पर दिया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, दिया उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। चलिए बताइए। तो स्क्रीन शॉट ले रहे हैं जितने लोग आज लाइव हैं, कल उन्हीं को सेट पेपर देंगे, बाकी मस्त रहेंगे, सब दांत चियारेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने लोग आज गायब हैं ना, कल समझ में आ जाएगा क्लास में। क्या उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है, बताइए। चलिए बताइए। इंद्रजीत जी लाइव आ चुके हैं, बाकी लोग भाग चुके हैं। चलिए हम उत्तर बता देते हैं आपका। लोहा को श्याम अयस बोला गया। अयस जहां लग गया ना, वहां पर आपका लोहा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया है, किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया। पहले झीलों का भी निर्माण किया जाता था, और आपको बता दें पानी की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण कराया जाता था, छोटी छोटी नदियों का भी निर्माण कराया गया है। ध्यान रखिएगा, नदियों को जोड़ने का तो प्रचलन आज भी है। ठीक है, करा कि किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। बताइए सही जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा, अखंड भारत का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था, लेकिन उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीतने का कार्य किया। और जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे, जैसे सिकंदर था, तो उसने पूरे भारत पर राज अगर कोई करने वाला था प्रथम, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण भी किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया, करा कि कथन फर्स्ट चीनी लेखक भारत यिन तुन नाम से उल्लेख करते थे। कथन दो हेन सांग की यात्रा विवरण सीयू की है। सही कथन चुने, केवल वन, केवल टू, दोनों, न तो वन सही है न तो टू। करा कि कथन फर्स्ट चीनी लेखक भारत का यिन त्यून नाम से उल्लेख करते थे। कथन टू हेन सांग की यात्रा विवरण सीयू की है। छठवां का आंसर बताइए आप लोग, छठवें पर आइए। आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, 6 नंबर पे आइए, सभी लोग पीछे चल रहे हैं। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए, हम जल्दी से वेट कर रहे हैं। जुड़ने वाले कौन कौन है, तो गॉड लाइफ, ऋतिक है, इंद्रजीत है, अमीषा है, सोनू है, नेहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स भी है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, 6 नंबर का आंसर बताइए भैया, आंसर 6 नंबर का बताइए। सिक्स नंबर का बी बता रहे हैं,
6 का सी, बिल्कुल ऋतिक जी, 6 का सी होगा। 1 और दोनों मतलब 2 दोनों सही है, ठीक है। चीनी लेखक भारत का इन इन तू नाम से उल्लेख करते थे और वेन्सांग की यात्रा का विवरण सियुकी है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार ऋतिक। करा कि सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? मतलब सर्वप्रथम किस एक्ट, मतलब जो एक्ट आया था ब्रिटेन के द्वारा, जो भी वायसराय आया, जनरल वायसराय, तो ये सभी एक्ट लेके आते थे, अर्थात ब्रिटेन शासन करने के लिए, भारत में सुधार करने के लिए एक एक नए नए एक्ट लेकर आता था। तो उस करा कि सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का, मतलब ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में शामिल किया या कहा? करा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1888, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 7 का बताइए, 7 का बताइए भैया। देखिए, हमने आपको समझाया था कि प्लासी का युद्ध 1757 हुआ, उसके बाद बक्सर का 1764 हुआ, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी शासन की नींव रखना चाहा वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, लेकिन वो वापस ब्रिटेन चला गया। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आता है और अंग्रेजी शासन की नींव रखने का प्रयास करता है, और उसकी ही बाद से क्या आता है, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके वजह से प्रथम भारत का ये क्या कहलाता है, एक्ट कहलाता है। मतलब भारत में कोई प्रथम एक्ट आने वाला था तो पिट्स इंडिया एक्ट था। चलिए 7 का ए सही होगा। कौन बताया है? तो ऋतिक जी ने बताया 7 का ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा? बताइए आंसर सही बताइए। 8 नंबर का आंसर बताइए सभी लोग। सभी लोग 8 नंबर का आंसर बताइए। सभी लोग 8 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए ऋतिक बता रहे हैं 8 का डी बिल्कुल सही है, गुड। संसद के अधिनियम द्वारा हम संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, मतलब संसद के नियम बनेंगे, संसद के नियमों द्वारा ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, करा कि अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा करा क्वेश्चन कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, संविधान, राज्यसभा? बताइए। करा अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, संविधान, राज्यसभा? कौन करता है बताइए। नाइन नंबर का बताइए भैया, 9 का बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए 9 का। 11 लोग केवल जुड़े हैं और पेपर 20 लोगों के पास है। 9 लोग कहां गायब हो गए भाई? आप लोग मन से नहीं पढ़ेंगे तो बता दीजिए। कम से कम 1 घंटा तो समय दे दिया करिए। चलिए 9 का ए, 9 का ए बता रहे हैं कौन? तो ऋतिक सिंह बता रहे हैं 9 का ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है, बिल्कुल सही है। कोई भी अखिल भारतीय सेवा हो उसका निर्धारण कौन करेगा भैया? तो संसद के द्वारा उसका निर्धारण होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उस किसी भी आयोग का निर्धारण संसद के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। जीएस जीके का सबसे खतरनाक प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए 10 का बताइए जी, कल क्लास चलेगी। तो ई हुआ ITZ अंकुश सिंह कह रहे हैं कि सर कृपया पूरा पढ़ाने के बाद ही सेट लगाना शुरू कीजिए। देखा, इस साल में ना करल चाहत हुआ, बहाना ढूंढत हुआ।
देखिए एक बात बता दें, जिनको नहीं पढ़ना होता है वो हजार बहाने खोजेगा, और जिसको सफलता पानी होती है तो एक कागज का टुकड़ा उठा के भी पढ़ेगा। और ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, आपके बस की पढ़ना नहीं है अंकुश जी, आप छोड़ दीजिए पढ़ाई। चलिए इंद्रजीत सिंह बता रहे हैं कल क्लास होगा कि नहीं सर? कल 8 से 9 क्लास है, कोई क्लास इधर बंद नहीं होगी। चलिए ऋतिक सिंह बता रहे हैं 10 का डी। चलिए बिल्कुल सही है, 10 का डी आयरलैंड से लिया गया भैया। राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है। बहुत सही है ऋतिक, बहुत सही, वेरी गुड। नहीं पढ़ने वाले पंचायत बतियाते हैं, फलान कर दीजिए, ढेकान कर दीजिए, भाग जाइए छोड़ के क्लास। दिया है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ बताइए। यहां पे पंचायत करने वाले दिखाई नहीं देने चाहिए, क्लास में भी नहीं दिखाई देने चाहिए। चलिए कर है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है 1, 2, 4, 8। जी काजल कल पढ़ाई होगी बिल्कुल। चलिए ओम जी आ गए भाई, 11 का बी बता रहे हैं। चलिए बहुत सही, शानदार शुरुआत के साथ ओम जी एंट्री किए हैं, बिल्कुल सही है। शुद्ध लाभ 2 होता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सही, वेरी गुड ओम, बहुत सही। करा कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स और यकृत। करा कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का एक आवश्यक क्या है, घटक है। करा का निर्माण होता है, कहां होता है निर्माण उसका? अस्थि मज्जा में होता है, या प्लेटलेट्स में होता है, या ल्यूकोसाइट्स में होता है, या यकृत में होता है, कहां होता है? चलिए चलिए बताइए। अरे भाई तो पढ़ाई कीजिए ना। ये अंकुश जी आप ये बात करने का समय नहीं, आप क्लास में मिलिएगा, हम आपको समझाएंगे, ठीक है? आप रहने दीजिए, आप मत पढ़िए, जाइए छोड़ के आराम कीजिए। आप आपके बस की तैयारी की बात नहीं है, दूसरे को पढ़ने दीजिए, क्लास में मिलिएगा, बताएंगे आपको। दिया प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है। बताइए भैया 12 का डी, ओम जी बता रहे हैं 12 का डी बिल्कुल राइट है भैया, यकृत में होता है, बिल्कुल राइट है। बहुत शानदार ओम जी, बहुत शानदार। चलिए करा कि पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, मीठा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए। चलिए पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, मीठा। जल्दी बताइए, 13 का बताइए भैया, 13 का भी बिल्कुल सही है, 13 का भी अम्लीय होता है भैया, ध्यान रखिएगा। किसने बताया? तो ऋतिक बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैथमेटिक्स ओम बता रहे हैं, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। पेप्सिन के किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो अम्लीय माध्यम में कर सकता है। करा कि एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, अस्फिक्सिया। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का मैथमेटिक्स बता रहे हैं, सी आंसर बिल्कुल राइट है, हीमोफीलिया होगा भैया। एक अनुवंशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है वो हीमोफीलिया में होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कहीं कट गया आपका तो रक्त लंबा समय तक बहेगा, लगातार बहता रह जाएगा, मतलब रक्त का थक्का नहीं बन पाता, मतलब जमता नहीं है एक तरीके से कहा जाए तो। करा निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है?
देखिए नाइट्रोजन उर्वरक की बात किया है भैया, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, अमोनियम सल्फेट, करा कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए भैया हिमांशु। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए भैया। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है? मतलब नाइट्रोजन का उर्वरक मतलब नाइट्रोजन के रूप में कार्य उर्वरक के रूप में नहीं करता है ना। तो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। चलिए 15 का एक करेक्ट है बिल्कुल ओम जी। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम में नाइट्रोजन नहीं होता है, बाकी सब में नाइट्रोजन होता है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ब्लाइंड स्पॉट सबसे पहले तो जान लीजिए कि ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी ब्लाइंड जो स्पॉट होता है वो कोशिकाओं की कमी से होता है। किसी भी व्यक्ति में ब्लाइंड जो स्पॉट होता है कोशिकाओं की कमी की वजह से होता है। चलिए बताइए ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? 16 का आंसर बताइए। बिल्कुल मैथमेटिक्स भी बता रहे हैं, बिल्कुल हिमांशु सिंह भी बता रहे हैं, राड और शंकु कोशिकाओं की कमी से होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है करा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, एनोड पर होते हैं, कैथोड पर होते हैं, जस्ता के बर्तन में होते हैं, एनोड एवं कैथोड दोनों पर होते हैं। बताइए बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। 70 नंबर का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। चलिए बिल्कुल सही है, 70 का ए होगा ओम जी मैथमेटिक्स। एनोड पर होता है, विद्युत अपघटन किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होते हैं? तो एनोड पर होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा एनोड पर होते हैं। चलिए कह रहा है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक अप्रभावित रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर क्या होता है? बढ़ता है। करा कि अप्रभावित रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। बिल्कुल मैथमेटिक्स और ओम जी का आंसर आ रहा है घटता है भैया। क्या होता है? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? हमेशा घटता है। जब भी हम नमक के साथ हिमांक बर्फ को मिलाएंगे तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है करा कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? पी है, सीएल है, एमजी है और एआई है। बताइए, चलिए बताइए। सॉरी एल है, एल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए भैया, ये साइंस के क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 का सी ओम जी बता रहे हैं बिल्कुल। एक सेकेंड, निम्न में कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है ना? तो एल्युमिनियम होगा ना भैया, एल होगा ना, एल्युमिनियम ना होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम होगा। चलिए ऋतिक काजल डी बता रही है, बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स डी बता रही है। चलिए चलिए करा कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है, शून्य आवेश रहता है, +2 आवेश रहता है, इकाई धन आवेश रहता है। बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 20 का बताइए। चलिए मैथमेटिक्स बता रहे हैं 20 का डी करा इकाई धन आवेश रहता है। ठीक है, और किसी का आंसर बताइए भैया, और किसी का आंसर?
चलिए 20 का डी ओम जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार सीरीज और बहुत शानदार आप लोग हल कर रहे हैं, वेरी गुड। करा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, बहुत शानदार प्रश्न है ये। एक साल के गैप पर किसी न किसी एग्जाम में प्राकृतिक रबर का बहुलक पूछ ही देता है। दिया है आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन, प्रोपिलीन। बताइए सही जवाब क्या होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन, प्रोपिलीन और एथिलीन। बताइए भैया जल्दी से। चलिए मैथमेटिक्स बता रहे हैं, ए जी ऋतिक जी, ए 21 का क्या सही हो जाएगा। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन प्राकृतिक का क्या है, बहुलक है। क्या पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। 11.2 किमी प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 42 किमी प्रति सेकेंड, 45 किमी प्रति सेकेंड। बताइए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। चलिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। अरुण आर्यन ब्लॉग बिल्कुल सही है भाई। चलिए मनीष पासवान 22 का ए बता रहे हैं मनीष जी, बिल्कुल सही है। 22 का 11.2 किमी प्रति सेकेंड पृथ्वी के लिए पलायन का वेग होता है, मतलब पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग का मान कितना होता है पृथ्वी के लिए, तो 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। कल इसको क्लास में लिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा का सूचालक क्या है। एल्कोहल, ईथर, पानी, पारद। बताइए 23 का बताइए। सोनू, ओम, ठीक है, ऋतिक, चलिए अरुण आर्य ब्लॉक। चलिए मैथमेटिक्स ही बता रहे हैं, सी 23 का आंसर क्या होगा भैया बताइए। 23 का मनीष पासवान, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब, बहुत फास्ट जवाब। पारद होगा भैया। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा का सूचालक कौन होता है, पारद होता है। बहुत शानदार मनीष, बहुत तगड़ा जवाब। ये होती है तैयारी, तैयारी इसी को कहते हैं। ठीक है कि आप कितना जल्दी किसी प्रश्न का जवाब देने में सक्षम है, भले वो गलत हो सही हो, पहले तो उत्तर देना सीखिए। करा कि लैंगरहैंस की द्वीपिका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के आपका दिया है बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन या सोमेटोस्टेटिन या पाइटोसिन। बताइए 24 का, बताइए 24 का कौन सही होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चलिए वेट करते हैं ओम जी, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, चलिए सही लोग बताए। 24 पे हम लोग है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 24 का आंसर क्या होगा, सही है। किसका किसका 24 का है, मनीषा का, सॉरी मनीष का मैथमेटिक्स। चलिए अरुण आर्य ऋतिक, चलिए सोनू 24 का है, बिल्कुल इंसुलिन होगा। राइट आंसर क्या होगा, इंसुलिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो गुट में थे, एक गरम दल, एक उदारवादी दल। ठीक है, तो कह रहा है कि उदारवादी दल के नेता नहीं थे। ठीक, कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए 25 का बताइए। 25 का डी मनीष मैथमेटिक्स, लाल बाल पाल जी, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो लाल बाल तो गरम, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, और बाल का मतलब, बाल का मतलब बताइए भाई, बाल का मतलब क्या होगा बताइए। लाल बाल पाल, तो ला से तो लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल का बताइए। पाल तो हो गया बिपिन चंद्र पाल, बाल का बताइए। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बहुत सही, वेरी गुड। लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, बिल्कुल सही। चलिए 25 का आंसर क्या होगा भैया,
तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा डी, अरविंद घोष। कौन नहीं थे भैया? उदारवादी नेता अरविंद घोष। ठीक है, 25 का डी सही होगा। मनीष पासवान ने बताया है, मैथमेटिक्स बताए। चलिए, बहुत सही सही। बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है भाई, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, आपका बहुत सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास, भारतीय जनमत को जागृत करना, ब्रिटिश अधिकारियों की भर्त्सना, ब्रिटिश शासन का विरोध। बताइए। चलिए, मैथमेटिक्स का बी आंसर बता रहे हैं, मैथमेटिक्स बी। चलिए, मनीष पासवान भी बी बता रहे हैं, बिल्कुल। भारतीय जनमत को जागृत करना था, भारतीय जनमत को जागृत करना था। गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक का मूल आधार क्या था? भारतीय जनमत को जागृत करना। जनमत का मतलब जनता को जागृत करना था, जनता को एक मत करना था। ठीक है, दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत मतलब कोई व्यक्ति जो पहली बार अपना खुद का प्रयास करके सत्याग्रह चलाया था, विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत रूप से? करा कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाब दीजिए। 27 का भी मनीष पासवान, ओम जी बी, बिल्कुल सही है। 27 का भी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू होगा भैया। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। आप सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, गुड। करा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा? चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। करा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवेन डिरेजियो, ए ओ ह्यूम। बताइए। मनीष पासवान 28 का बी बता रहे हैं, और सॉरी डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। हेनरी विवियन डिरेजियो सही होगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है मनीष। करा कि किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1851 पारित हुआ? करा है कि डॉक्टर हरिविलास शारदा, राजा राम मोहन राय, बहराम जी मलाबारी, ईश्वरचंद विद्यासागर। बताइए। 29 का बताइए भैया। चलिए, 29 का बताइए सभी लोग। चलिए, 29 का आंसर बता रहे मनीष पासवान, सी, बिल्कुल सही है। बहराम जी मलाबारी थे। ठीक है, लेकिन भारत का पुनर्जागरण का नेता किसे कहा जाता है? अगर पुनर्जागरण का नेता पूछेगा तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय। और बंगाल जागरण का अगर कोई नेता पूछेगा तो क्या होगा? ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएगा। चलिए, करा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया 1935, 1936, 1937, 1938। 30 नंबर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया भैया। कब किया गया? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। चलिए, बताइए, आंसर दीजिए। 30 का सी मनीष बता रहे हैं। चलिए, मनीष आप ही की बात मान लेते हैं भाई। चलिए, आंसर सही होगा 1937, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। अब जान लीजिए कि म्यांमार, बर्मा भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश तो था ही था। कहा कि मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1908, 1912, 1910, 1915। नहीं भाई, जवाब दीजिए ना आप तो जवाब दीजिए ओम जी। ऐसा नहीं है सभी लोग जवाब दें, हम सबका वेट करेंगे। नहीं नहीं, जवाब दीजिए भाई ओम जी, जवाब दीजिए, दीजिए दीजिए दीजिए। चलिए, हम वेट कर रहे हैं, सभी का वेट कर रहे हैं। चलिए चलिए, 31 का मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए। चलिए, 31 का जवाब दीजिए। चलिए, मनीष जी बता रहे हैं 31 का डी, ऋतिक जी बता रहे हैं 31 का डी, सोनू जी बता रहे हैं 31 का बी। 31 का बी तो नहीं होगा। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए भैया, जल्दी।
ठीक है भाई, आप ओम जी जब ठानी लिए कि हम जवाब नहीं देंगे तो आराम से देखिए क्या कर सकते हैं, लेकिन देना चाहिए। चलिए 31 का सही होगा भैया 1915। चलिए करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? मतलब ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो कर रही थी लेकिन उसके कर्मचारी अलग से व्यापार करना स्टार्ट कर दिए, तो कौन सा गवर्नर था जो अपने कर्मचारियों पर व्यापार करने के लिए रोक लगा दिया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, बताइए। चलिए, अरे भाई हम तो वेट कर रहे हैं ना सभी का आंसर, आप दीजिए तो सही। चलिए जल्दी बताइए 32 का। चलिए ऋतिक और मनीष बता रहे 32 का बी सही है, बिल्कुल सही है 32 का बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ध्यान रखिएगा एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा भैया, इसकी मृत्यु 1805 में हुई थी और गौसपुर हुई थी, गौसपुर, गौसपुर गाजीपुर में हुई थी, गाजीपुर में हुई थी। और इसका मकबरा भी कहाँ है? मकबरा कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और ध्यान रखिएगा जहां इसका मकबरा है यहीं पे मेरा घर है, जहां पर इसका मकबरा है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ये हमारे घर से 500 मीटर दूरी पर इसका मकबरा है। क्वेश्चन यही आता है कि वो ब्रिटेन का कौन सा वायसराय था जिसका मकबरा आज भी भारत में है, जिसका मकबरा आज भी भारत में है, वो कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था भैया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसका मकबरा आज भी भारत में है, एकमात्र ब्रिटेन का वायसराय जिसका मकबरा गाजीपुर जिला में है, ये हमारे घर के पास में है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिएगा। चलिए उत्तर आने लगा 33 का, मनीष पासवान जी का उत्तर आ रहा है, और लोग जवाब दीजिए। चलिए ऋतिक का भी जवाब आया डी, बिल्कुल। ध्यान रखिएगा किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक राष्ट्रवादी दल बनाया था? मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। करा है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 2 रुपए से 1 रुपए, 10 रुपए से 5 रुपए, 5 रुपए से 4 रुपए, 5 रुपए से 1 रुपए, बताइए। चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? जी बिल्कुल, हिमांशु राजपूत का आंसर आ गया, 5 रुपए से 1 रुपए कर दिया गया था। ये क्या था? तो ये क्या था? तो ध्यान रखिएगा ये अखंडता में वृद्धि का मतलब क्या था? लोग जुड़ते थे तो उसका कर देते थे, शुल्क देते थे, वो घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 5 रुपए से 1 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हेनरी लुइस विवियन डिरेजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। 35 का आंसर बताइए। चलिए 35 का आंसर बताइए।
लोग क्लास छोड़ के भाग रहे हैं। भाग तो ऐसे रहे हैं, लग रहा है उनको नौकरी मिल ही गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सरकारी नौकरी में लोग हताशे होते हैं, और जो हताशा होता है, जो निराश होता है, वो एग्जाम भी छोड़ देता है, वैसा ही एग्जाम में उसका हल भी होता है। लेकिन जो लगा रहता है और हिम्मत लड़ाए रहता है, वही चक्रव्यूह को तोड़ता है। और भगवान से मनाइए कि जो तैयारी करने वाले हो पहले ही हताश निराश हो जाए, पेपर गलत करे, जो जिससे कि पढ़ने वाले आगे जाए। ठीक है, चलिए 35 का डी बता रहे हैं सोनू जी, 35 का ए नहीं होगा। ऋतिक भी बता रही 35 का डी, नेहा जी 35 का डी, बिल्कुल 35 का डी होगा राजा राम मोहन राय। हमने बताया था कि भारत का पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का नेता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुनर्जागरण का नेता। चलिए, कह रहा कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, लियाकत हुसैन, सैयद हैदर राजा, लोकमान्य तिलक, या आपका बिपिन चंद्र पाल। बताइए, देखिए बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक भी आ गए। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, लियाकत हुसैन, सैयद हैदर राजा, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बताइए, 36 का आंसर बताइए भैया, 36 का आंसर। अरे भाई, अभी हम 36 पर 37 कहां चले गए, अभी 36 का आंसर दीजिए। आप 37 पे कहां से चले गए, गजब, वाह। चलिए, मनीष पासवान बता रहे 36 का बी। चलिए, बिल्कुल सही है, सैयद हैदर रजा। ठीक है, सैयद हैदर रजा होगा। चलिए, करा कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, बहुत ही क्वेश्चन आता है कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज घोषित किया था। तो ये वही बात पूछ रहा है कि रास बिहारी घोष, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। 37 का आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, 37 का सी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी के ही अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, साबरमती, नर्मदा, पेरियार, राप्ती। इसको क्लास में पढ़ाए हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए हैं क्लास में। चलिए बताइए, 38 का बताइए, साबरमती, पेरियार, नर्मदा, राप्ती। केवल 3 4, 1 2 3 एवं केवल 3 और 4, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। चलिए, 38 का मनीष, ऋतिक, हिमांशु। 38 का मनीष बता रहे हैं और ऋतिक बता रहे हैं 38 का भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, 1 2 3, 1 2 और 3, ताप्ती नहीं गिरती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत सही बताएं, इसको क्लास में पढ़ाए तो हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, बहिर्वेदी 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 वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, अलास्का, राकी, एंडीज, हिमालय। बताइए, 39 का जवाब बताइए। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, बताइए भैया जल्दी से, बहुत शानदार प्रश्न है। 39 का जवाब दीजिए जल्दी से।
चलिए 39 का दो लोगों ने जवाब दिया, ऋतिक, मनीष, नेहा बता रही हैं, सोनू बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 39 का क्या सही होगा, तो हिमालय होगा। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, मतलब हिमालय एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ज्वालामुखी नहीं फूटता। बहिर्वेदी का मतलब बाह्य रूप से निकलता है ज्वालामुखी, मतलब बाह्य रूप से ज्वालामुखी नहीं निकलता। कहा कि चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इसके बाद ठाकुर सर की क्लास होगी, इसके बाद ठाकुर सर की क्लास होगी साइंस की। 40 का डी मनीष पासवान, 40 का डी बता रहे मनीष पासवान। बाकी लोग बताइए भैया। चलिए नेहा जी बता रही हैं डी, मनीष जी बता रहे हैं डी। चलिए मान लेते हैं, मान नहीं लेते, सही यही होगा। ठीक है, चैलेंजर गर्त, ठीक है, कहां पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट है, करा लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? करा कि भूगर्भीय हलचल से, समुद्र के पानी प्रवेश के कारण, लैंड स्लाइड होने के कारण, उल्का पिंड गिरने से, बताइए। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? लोनार महाराष्ट्र में पड़ता है ये लोनार झील। चलिए चलिए बताइए। 41 का बताइए भैया, 41 का। बहुत सही मनीष, नेहा, ऋतिक, बिल्कुल सही है। उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। बहुत सही, सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। रबर, जूट, तंबाकू, गेहूं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? चलिए 42 का आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए रबर, तंबाकू और जूट ये हमेशा उगाए जाते हैं और ये वर्ष भर व्यापार इसके किए जाते हैं और नगदी फसल के रूप में आते हैं, जबकि वर्ष भर गेहूं उत्पादन नहीं होता। तो नहीं की बात किया है कि नगदी फसल कौन नहीं है ना, तो नगदी फसल कौन नहीं भैया, तो ध्यान रखिएगा नगदी फसल कौन नहीं है, तो क्या होगा, गेहूं नगदी फसल नहीं है, गेहूं नगदी फसल नहीं है। तो 42 का आपका डी आंसर हो जाएगा। तो आज कुल टोटल जितने लोग भाग लिए थे हम सबका स्क्रीनशॉट रखे हैं। कल क्लास में पेपर नंबर 6 दिया जाएगा, सेट नंबर 6 दिया जाएगा और आगे क्लास चलेगी। ठीक है, बहुत गंदी बात है कि क्लास में 20 लोग 25 लोग मौजूद होते हैं और क्लास के टाइम सब लोग नादारद हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप पछताएंगे। आपका एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी करते हैं, नौकरी चाहिए, तो आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्लास छोड़ के भागते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत गलती करते हैं। अभी जस्ट ठाकुर सर की क्लास होगी, ठीक है, कल मिलते हैं 8 बजे, कल क्लास ऑफलाइन चलेगी। थैंक यू सो मच, सभी को लव यू। नहीं डाल रहे हैं, देखिए बंद जब किया करिए ना तो यहाँ से भी काट दिया करिए। हाँ, और इन सबों को स्टॉप